लोग कहते हैं कि यूके की ज़िंदगी आसान है, मगर सच कोई नहीं बताता। तो जी सुने, आज आपके साथ असल हकीकत शेयर करने जा रही हूँ। सच ये है कि यहाँ पे यूके में इंसान को सारे काम खुद करने पड़ते हैं। सच ये है कि यहाँ पे यूके में इंसान के पास बीमार होने का भी हक नहीं है। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ यूके क्यों भेजिया सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी कुछ डेली रूटीन में शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे यूके की लाइफ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि आखिर यहाँ पे यूके की ज़िंदगी है कैसी है। तो जी आप लोग देख रहे हैं कि किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी है और मैसी इस वजह से है कि कल रात को जो था वो मेरी तबीयत ख़राब थी और तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं रात को जो था वो किचन टाइडी अप नहीं कर सकी। तो इसकी सज़ा मुझे सुबह उठकर मिली, इस सूरत में कि भी सारा किचन जो था वो मैस था और सुबह सुबह उठते ही मुझे सारे काम बगैर नाश्ता किए, बगैर मुंह हाथ धोए जो था उनको शुरू करना पड़ा। तो जी मैंने कहा अब काम तो करने ही पड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई इस तरह का तो बंदा अवेलेबल नहीं है, ना कोई ऐसा रिश्ता है जो कि आके मदद करेगा। तो चल भी बंदिया हो जा शुरू। तो यहाँ पे जो था वो मैं फेस पे लगाने के लिए ना पोटैटो का जूस बना रही हूँ और ये जो है वो मैं अपनी मेरी बेटी है, उसने कहा था कि भी मुझे ये लगाना है, उसने कहीं ये यूट्यूब पे देखा था। तो जी उसको ये पोटैटो का जूस निकाल के दिया। इसका ये है कि भी शावर लेने से पहले ना अगर इस पोटैटो के जूस को फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए ना, तो स्किन के ऊपर बड़ा ही ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। और ये बस इसका यही है कि इसको पोटैटो को जो है ना वो आपने कद्दूकश कर लिया है मैंने, या आप इसका जूस वैसे थोड़ा सा पानी या लेमन जूस डाल के बना लें और इसको बस ऐसे ही डायरेक्टली जो है ना वो फेस के ऊपर अप्लाई करना है। ये स्किन केयर के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बड़ा ही क्विकली इससे स्किन के ऊपर वाइटनिंग इफेक्ट आता है। अच्छा जी चलेंगे, स्किन केयर तो हो गई, इसके बाद कमर बस्ता हो के किचन की क्लीनिंग कर दी मैंने शुरू। और ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो कि समझते हैं कि बाहर की ज़िंदगी बड़ी ही आसान है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे इंसान को काम करना ही पड़ता है, हर सूरत हाल में काम करना पड़ता है, चाहे औरत हो या मर्द हो। और किसी भी सूरत में आपको काम से छुट्टी मिल ही नहीं सकती है। इवन अगर इंसान बीमार हो जाए ना, तो पाकिस्तान में क्या एडवांटेज होता है कि वहाँ पे आपके 100 रिश्ते होते हैं जो कि आपको हेल्प कर देते हैं। अगर ना भी हो तो आपको वहाँ पे मेड वगैरह अवेलेबल होती है, हेल्पलाइन कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। और यहाँ पे अब ये है कि बीमार होने की सूरत में आपने अगर काम नहीं किया तो अगले दिन उठ के आपको डबल बल्कि ट्रिपल काम करना पड़ेगा। अभी जी किचन की क्लीनिंग के साथ साथ मैंने सोचा कि पहले पौधों को पानी दे देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा सनी वेदर था। तो मैंने कहा जी यहाँ पे ऐसा ना हो कि मेरे जो मैंने सीड्स वगैरह इसमें प्लांटेड किए हुए हैं ना, वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। और उनको पौधों को पानी देने के बाद जो था वो मैं फिर से किचन में आई और आकर मैंने सारी की सारी जो था वो सफाई वगैरह शुरू कर दी। अब जी सफाई के साथ साथ इसको टाइम काफ़ी लग जाना था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ से टाइडी अप करने के बाद ना पहले ब्रेकफास्ट जो है उसको कर लेते हैं। चूँकि सैटरडे था और बच्चों को भूख काफ़ी लगी हुई थी और मैं उठने में भी थोड़ा लेट हो गई, तो इस वजह से फिर मैंने ना पहले सोचा कि ये चूल्हा वगैरह साफ़ करके ना मैं डायरेक्टली पहले अपना नाश्ता वगैरह तैयार कर लूँगी। उसके बाद जो है ना वो सारे के सारे काम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलते रहेंगे। अब चूँकि यहाँ पे सारे काम आपने खुद करने होते हैं और कोई भी यहाँ पे मदद नहीं होती है, तो इस वजह से फिर चीज़ों को मेंटेन करना ही पड़ता है। तो ये है जी असल सच्चाई जो कि यूके की ज़िंदगी के बारे में है कि यहाँ पे आपको ना तो कोई मदद मिलती है और ना ही अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसा सहारा मिलता है जो कि आपकी बीमारी में आपको एटलीस्ट तरीके से बीमार ही हो लेने दे। और बीमारी की हालत में भी ना इंसान के ज़हन में हज़ार काम यही चल रहे होते हैं कि भी मैं लेट गई हूँ या मतलब मैं बीमार हो गई हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में अब घर कैसे चलेगा। और ये सिर्फ घर की हद तक बात नहीं है, बल्कि मर्द बेचारे भी ना यहाँ पे इसी तरह से जो है ना वो 24 घंटे कमर बस्ता ही रहते हैं। उनको भी जॉब पे जाना ही होता है, क्योंकि जॉब पे छुट्टी इस वजह से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती या स्कूल से छुट्टी इस वजह से नहीं मिल सकती कि आप जो है वो बीमार हैं, अनटिल और अनलेस कोई ऐसी मेडिकल रीज़न हो गई है जिसकी वजह से क्या कि आप बिल्कुल ही काम करने के काबिल नहीं रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको जॉब से
या स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं। और घर वाली तो सिचुएशन आपके सामने ही है कि घरदारी से तो कभी भी इंसान को छुट्टी मिलती ही नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि यही सब कुछ जो है ना वो पाकिस्तान में भी चलता है, कि भी पाकिस्तान में भी घर के काम तो किसी सूरत हाल में ख़त्म होते ही नहीं हैं और हमें बीमारी की हालत में काम करना पड़ता है। लेकिन ये बात रियलिटी है कि पाकिस्तान में ज़िंदगी, मैं ये कहूँगी कि भी 80% आसान है और कंपैरेटिव टू यूके की लाइफ के। क्योंकि यूके में आपको मरते भरते या कड़वा घूंट करके ना किसी तरीके से उठना ही पड़ता है। पाकिस्तान में इंसान को 100 सहारे मिल जाते हैं। और अब आप कहेंगी कि भी अगर इतनी ही ज़िंदगी पाकिस्तान में आसान है तो आप वहाँ पे आके क्यों नहीं रह लेती। चूँकि अब हमारा लाइफ यहाँ पे सेटल डाउन हो चुकी है और बच्चे यहाँ पे उनकी स्कूलिंग चल रही है। कोशिश तो बहुत है कि भी बच्चों के बड़े होने से पहले पहले हम लोग भी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ये सब जो है वो कुदरत के करने कह लें आप या अल्लाह के फ़ैसले हैं। अब इनके ख़िलाफ़ तो इंसान नहीं चल सकता। खैर, अब यहाँ पे जो है ना वो मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने जो दही है ना इसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स डाल लिए हैं और साथ में इनमें मैं चीनी वगैरह डाल के ना ठंडा ठार दही जो है ना उसको तैयार कर रही हूँ। क्योंकि गर्मा गर्म आज आलू के पराठे बनाने का मूड हो रहा है। आलू जो थे वो मैंने पहले ही बना के 2 दिन पहले ना उनका मिक्सचर बना लिया था, लेकिन चूंकि तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के पराठे बनाए जाएं। तो इसलिए फिर आज सोचा कि आज तो कुछ तबीयत चलो ठीक है तो उठ के आज सबसे पहले जो है ना वो आलू के पराठे बना लेती हूँ। और जी आलू के पराठे जो है ना वो मेरी अम्मी बहुत ही अच्छे बनाया करती थी ना। आजकल के राउंड अबाउट में ही पाकिस्तान में ना मदर्स डे है और मदर्स डे की वजह से जो है ना वो मुझे बड़ी ही याद आई अपनी अम्मी की। और उनको याद करते हुए उन्हीं की रेसिपी के मुताबिक जो था ना वो मैंने आलू के पराठे बनाए। नो डाउट के इंसान को अपनी माँ के हाथ के खानों का टेस्ट हर जगह पे ही याद आता है और सारी ज़िंदगी ना इंसान उन खानों के जायके को कभी भी भूल नहीं पाता है। लेकिन परदेस में रहते हुए ये कमी बहुत ही ज़्यादा जो है वो महसूस होती है। और यहाँ पे जो है वो मैं आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दूँ। वही नॉर्मल तरीके की रेसिपी है कि भी आलू को पहले बॉईल करके इनमें नमक मिर्च हरी मिर्चें कूट के और साथ में हरा धनिया सूखा धनिया ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी थी आलूओं के मिक्सर में और इनको मिक्स करके मैंने रख लिया था। और अब इनको पराठा बनाने के लिए रोटी के अंदर बेल के तो वो बस जैसे वो दोनों रोटियों को इकट्ठा जोड़ लेते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में जो तरीका चलता है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इनको बनाया था। लेकिन इसमें एडिशनल ये है कि भी मेरी अम्मी ना पराठों के ऊपर थोड़ा सा नमक ज़रूर डाला करती थी। जब ये पराठे को तवे के ऊपर डाल देना ना तो उस वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट हम ऐड कर देंगे और उससे पराठा जो है ना वो बड़ा ही टेस्टी बनता है और बड़ा ही क्रिस्पी सा भी बनता है। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करके देखें, हो सकता है कि आपको जो है वो मेरी ये रेसिपी पसंद आए। लेकिन माँ के हाथ के खाने का जो टेस्ट होता है ना वो सारी ज़िंदगी इंसान याद करता रहता है। और वो लोग जिनकी कि माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं तो उनको ये हकीकत बहुत ही शिद्दत से महसूस होती होगी कि अब ये उन खानों का ना टेस्ट दोबारा से कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। खैर, मदर्स डे था तो इस वजह से मेरा भी दिल भर आया और अम्मी बहुत ज़्यादा मुझे याद आई। बहरहाल जी, अब चूंकि मैं ख़ुद एक माँ बन चुकी हूँ और अपने बच्चों के लिए मैं यहाँ पे वही आलू के पराठे बनाने की कोशिश कर रही थी। और ये गर्मा गर्म आलू के पराठे अगर ठंडे ठार दही के साथ खाए जाए ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। अब जी मैं अभी ये पराठे वगैरह ही बना रही थी तो मेरी जो छोटी बेटी है ना फ़ातिमा, उसने फरमाइश कर दी कि जी मुझे जो है वो अंडा और ब्रेड का जो सैंडविच है ना वो चाहिए। तो अब मैंने कहा जी फिर मेरे माँ होने का की फ़ायदा होया जे मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी थी तो मैं फरमाइश पूरी ना कर सका। खैर, अब मैंने तबीयत तो ठीक नहीं थी और साथ ही साथ क्या कि भी मैंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, अब उसने फरमाइश की है तो जी बस अब फिर मैंने पराठों के साथ जो था वो अंडा और ब्रेड ये भी बना लिए। अच्छा जी, आप लोग मुझे बताना कि छुट्टी वाले दिन आप लोगों को किस तरह का नाश्ता करना पसंद है? आप भी मेरी तरह जो पराठे वगैरह हैं इस तरह का कोई सिनेरियो पसंद करते हैं या कि सिंपली अंडे और ब्रेड वगैरह या कोई सीरियल वगैरह लेना पसंद करते हैं?
खैर इंसान जो भी कुछ खाए लेकिन उसको हेल्दी खाना चाहिए और अपने दिल की ख्वाहिशात जो है ना उसको लाजमी तौर पे पूरा कर लेना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी बड़ी ही छोटी है और इसको तरस तरस के नहीं गुजारना चाहिए। जो भी खाने का दिल करे बस उसको खा लें। और अगर आपके पास अवेलेबल है और आपके पास इतने ज़राए हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ना इंसान को तरसना नहीं चाहिए। बजाय इसके कि इंसान इन चीज़ों के लिए तरसता रहे और कल को फिर सेहत इस चीज़ की इजाज़त ना दे, तो बेहतर यही है कि डाइटिंग वगैरह के चक्करों में ना पड़ें। क्योंकि ये जो लोग कहते हैं ना कि डाइटिंग के नाम पे हम फ़लाँ चीज़ नहीं खाएंगे और फ़लाँ चीज़ नहीं खाएंगे, ये एक्चुअली क्या होता है कि इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों की ना नाशुक्री कर रहा होता है। तो ऐसे ना किया करें, जो दिल करे जितनी ज़िंदगी है इसमें मौजूद उन चीज़ों को खा लें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अज मरे तो कल दूजा दिन। तो ऐसी सूरत हाल ना क्रिएट करें अपने लिए। और ज़िंदगी ज़िंदा दिली ही का नाम है। तो ज़िंदगी में इंसान को जो चीज़ें मिल रही हैं ना उनको ले लेना चाहिए। और जी यहाँ पे अब पराठों के साथ साथ अंडा ब्रेड भी तैयार हो गए थे। और लेकिन स्टिल अभी क्या था कि नाश्ता तो बन चुका था लेकिन अभी किचन की क्लीनिंग करना बाकी थी। बर्तन वगैरह धोने वाले रहते थे लेकिन मैंने सोचा कि अब नाश्ते के बाद जो है वो मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। और मैंने फिर शावर वगैरह लिया, थोड़ा फ्रेश हुई और उससे तबीयत में थोड़ी सी फिर से बहाली आई। जो एनर्जी पहले एग्जॉस्टेड हो चुकी थी उसमें फिर थोड़ा सा रीगेन आया। नमाज वगैरह अदा की और फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को टिप टॉप किया। अभी जी ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है कि नाश्ता बना के या बर्तन धो के या किचन की सफाई करके जान छूट गई हो, बल्कि अब इसके साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब खड़े होकर किचन में काम तो करना ही है, बर्तन वगैरह तो वॉश करने हैं। तो बेहतर यही है कि एक तीर से दो शिकार किए जाएं। और मैंने जो था वो यहाँ पे सालन बनने के लिए रख दिया था दोपहर के खाने के लिए। यहाँ पे जो है वो मैं दाल गोश्त बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वही नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है और इसको क्विकेस्ट वेज में मैं बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोश्त डाल के इसके अंदर टमाटर, लहसुन, प्याज और साथ नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी और सूखे धनिए का पाउडर ये डाल दिया था। बड़ी ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और इससे बड़ी ही जल्दी जो है वो दाल गोश्त बन के तैयार हो जाता है। माश की धुली हुई दाल जो है वो मैं यहाँ पे पका रही हूँ। और ये रेसिपी आप लोग भी इस्तेमाल करके देखना। इसमें ना बड़ी ही इजीली और बड़ी ही मज़ेदार दाल जो है ना वो बन के तैयार होती है। साथ ही साथ कुछ रीफिलिंग की चीज़ें भी रहती थी। जार जैसे जैसे खाली होते जाते हैं ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको साथ साथ ही रीफ़िल कर दूँ। क्योंकि फिर बाद में ना बहुत ढेर सारा काम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि एक अकेली जान होती है और इतने ढेर सारे काम होते हैं जिनको मैंने अकेले ही निपटाना होता है। तो इस वजह से फिर मैं टाइम मैनेजमेंट को बड़ा ही मद्देनज़र रखती हूँ। अब जी यहाँ पे गोश्त को जो था ना वो मैंने प्रेशर कुकर लगाए हुए कोई तकरीबन 15 मिनट मेरे हो चुके हैं। और उसके बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो इसमें अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के वो मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, ये हरी मिर्ची और अदरक जो है ना इनको आपने थोड़ा मोटा मोटा कूटना है, बहुत बारीक सा इसका पेस्ट नहीं बनाना। क्योंकि अदरक का जो टेस्ट है ना वो दाल के अंदर फिर इसी तरह से आता है जब आप इसको थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला, आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसको भूनने के बाद ना थोड़ा सा इसमें हमने दाल डाल देनी है, जिसे कि मैंने पहले ही 2-3 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। और ये दाल डालने के बाद अब बस आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ढेर सारा नहीं पानी ऐड करना। क्योंकि मैंने इसको फिर से जो है ना वो कोई तकरीबन 7 से 8 मिनट का प्रेशर कुकर लगा देना है। और फिर उसके बाद ना बस ये आप कह लें कोई तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ना दाल गोश्त जो है वो बन के तैयार हो जाता है। अब जी इसके बाद आ गई थी बर्तनों की बारी। और ये एक बहुत ही बड़ा महाज था जिसे कि मैंने अबूर करना था। लेकिन साथ ही साथ जो है वो सिटिंग रूम भी काफ़ी बच्चों ने मैसी किया हुआ था और इसकी भी क्लीनिंग मैंने ही करनी थी। तो इस वजह से फिर मैंने उसकी भी क्लीनिंग कर ली, साथ साथ बर्तन भी धुल रहे थे, साथ साथ दोपहर का खाना भी बन रहा था। और ये अकेले काम करने के लिए ना आप लोग यकीन माने मैं अकेली जान थी। और मुझे उस वक़्त ना बड़ा ही अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि काश जो है ना वो मैं पाकिस्तान में होती या मतलब
क्यों जो है वो हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम लोग यहाँ पे यूके में आ जाएं। तो इस वजह से बड़ी उस वक़्त ना मुझे पाकिस्तान की याद आई कि पाकिस्तान में होती ना तो बस बीमार होने का भी मज़ा अपना ही होता है वहाँ पे, कि इंसान बीमारी में बेड से पाँव भी नीचे नहीं उतारता और 100 लोग जो हैं वो आपका पता लेने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसे कोई चौंचले होने वाले नहीं थे। ख़ैर अब मैंने जो था वो अपने दिल के ऊपर पत्थर रखा और अपने कामों को कंटिन्यू किया। यहाँ पे जो है वो दाल को प्रेशर कुकर दोबारा से लगाए हुए को तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर कुकर दोबारा से रीओपन किया था और ये देखें जी बड़ी ही अच्छी मज़ेदार किस्म की दाल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब ये सिर्फ आप ये ना समझे कि ये मैजिकली जो है ना वो बर्तन धुल के जो है वो ड्राई हो रहे हैं रैक के ऊपर, बल्कि इन इसको करने के लिए ना मुझे काफ़ी टाइम लगा था। और फिर उसके बाद दाल के ऊपर जो था वो मैंने हरा धनिया भी डाल दिया, थोड़ा सा गर्म मसाला अगर आप चाहें तो वो भी आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी ये महाज़ मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। फिर जी मैंने जो था वो यहाँ पे रोटियां वगैरह बनाई और साथ में कुछ सलाद वगैरह भी काटा और अपने घर वालों को जो था वो मैंने ये गर्मा गर्म रोटियां और साथ में दाल गोश्त और साथ में दाल के साथ अगर आप प्याज और ये टमाटर ना हो तो फिर तो दाल खाने का मज़ा नहीं आता ना, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। खैर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। फिर जी उसके बाद आ गई कॉफ़ी बनाने की बारी और कॉफ़ी बनाने के बाद जी कॉफ़ी जो थी वो सर्व की गई और मैंने अपने लिए जो था वो यहाँ पे आज ग्रीन टी बनाई थी, क्योंकि कॉफ़ी चाय पीने से ना बहुत तबीयत भारी सी हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने ना अब आजकल जो है वो ग्रीन टी स्टार्ट की हुई है। आप लोग खाने के बाद जो है वो क्या लेना पसंद करते हैं, ग्रीन टी या कोई चाय या कॉफ़ी वगैरह? अपनी राय का आप लोग मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को खाने के बाद क्या चीज़ लेना ज़्यादा पसंद है। ग्रीन टी के बाद इसमें मैंने जब इसे बॉयल आ गया फिर इसमें मैंने लेमन जूस, हाफ़ लेमन जूस और साथ में हनी वगैरह ऐड कर लिया था। इससे जो ग्रीन टी है ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और इंसान बड़ा ही ना इसको इंजॉय कर कर के चस्कियाँ ले ले के पीता है। अब जी चाय वगैरह भी पी ली, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया और फिर उसके बाद जो था वो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर आ गया जी शाम का टाइम। अब शाम के टाइम में तो मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि एक नया महाज़ जो है उसको रीओपन किया जाए। इसलिए थोड़ा सा हम लोग आउटसाइड चले गए और वेदर काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था और ये कोई तकरीबन मगरिब से आधा घंटा पहले का टाइम है जबकि हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे। और यहाँ पे जो है वो मैंने फार्मेसी से ना कुछ मेडिसिन्स कलेक्ट करनी थी, तो वो मैंने फ़ोन पे ही पहले से ऑर्डर कर दी थी क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन आ चुकी थी। यहाँ पे यूके में ये है कि यहाँ पे आप कोई भी मेडिसिन जो है ना वो आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और जब यहाँ पे बंदा नया नया आता है ना तो फिर ये प्रिस्क्रिप्शन लेने का चक्कर बहुत ही ज़्यादा हेडेक क्रिएटिंग होता है। लेकिन जब एक दफ़ा बंदा इस सिस्टम में इन हो जाता है, ख़ुद को रजिस्टर करवा लेता है, फिर उसके बाद पता चल जाता है कि किस तरीके से और कहाँ से कौन सी लाइन के ज़रिए और किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो मेडिसिन मिलनी है। खैर अब मैंने यहाँ पे अपनी मेडिसिन वगैरह कलेक्ट की और फिर उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा बर्गर वगैरह और जो फ्राइड चिकन है ना वो मैंने आउटसाइड से ही ले लिया था। और यहाँ पे जो है वो मैं डिक्सी चिकन पे आई थी और डिक्सी चिकन का चिकन फ़र्स्ट टाइम जो है वो तकरीबन हम लोगों ने ट्राई किया है। ठीक था, बस इतनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग नहीं थी क्योंकि इसको अगर फूड के लिहाज से रेटिंग दी जाए ना तो कोई तकरीबन 6 to 7 इसके पॉइंट्स बनते हैं आउट ऑफ 10। लेकिन ओवरऑल मतलब ठीक था फूड। इसके फ्राइड चिकन अच्छा था लेकिन बर्गर का बस ऐसे ही था। खैर अब ये है जी यहाँ की यूके की लाइफ, जहाँ पे कि इंसान बिज़ी बिज़ी और बिज़ी ही रहता है और अपने लिए उसके पास बिल्कुल भी कोई इतना फ्री टाइम नहीं होता है। हर वक्त काम काम और काम ही करना होता है और ये वो रियलिटी है जो कि लोग अक्सर छुपाते हैं सिर्फ इस शो शाह में या फूफा में कि लोग हमें पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे यूके में रह रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी ही आसान है। अब इस परसेप्शन को कंटिन्यू करने के लिए या अपना एक रो बनाए रखने के लिए ना लोग कुछ भी नहीं बताते कि हमें यहाँ पे कितनी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। अगर हम बीमार भी हो जाएं तो तब भी काम पे जाना पड़ता है। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है कि वो घर में इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रही हैं, बल्कि मर्द हजरात और इवन बच्चे भी यहाँ पे रहते हुए उनको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। ये है जी वो असल सच्चाई और असल हकीकत कि यहाँ पे रहते हुए इंसान एक दिन की बीमारी भी नहीं मना सकता। आई होप कि आप लोग मेरी इन बातों से एग्री करेंगी। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।